Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. And today we are going to study about the voltage distribution over string insulator and equalizer ring. Voltage distribution over insulator string. So in my previous lecture I told you about insulator. Insulator क्या होते हैं, insulator किस मटेरियल का बना होता है and types of insulator. So आज हम पढ़ेंगे कि जो स्ट्रिंग इंसुलेटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है. A string of suspension insulator consists of number of porcelain discs connected in series through metallic links. So मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरे इंसुलेटर्स होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, पोर्सलिन मटेरियल के. So जो सस्पेंशन होता है, जो स्ट्रिंग होती है सस्पेंशन इंसुलेटर की, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पोर्सलिन डिस्क्स होती हैं जो सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, अब हर पोर्सलिन पोर्शन के ना आगे पीछे दो मेटल की लिंक्स होती हैं. तो जो मेरी हर डिस्क है वो एक तरीके से कैपेसिटर बनाती है. उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस. अगर उस स्ट्रिंग में सिर्फ म्यूचुअल कैपेसिटेंस हो, ठीक है, तो जो चार्जिंग करंट होगा उस स्ट्रिंग के अक्रॉस हर डिस्क में वो क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा. और सेम करंट फ्लो करेगा तो मतलब उस स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी. तो हर डिस्क के अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, V/3. मतलब टोटल वोल्टेज V और जो हर डिस्क के अक्रॉस मेरी वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V/3. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो मेरा कैपेसिटेंस होता है वो मेटल लिफ्टिंग के अंदर भी कुछ कैपेसिटेंस स्टोर होता है. ठीक है, जिसकी वजह से एक शंट कैपेसिटेंस बनता है और उस शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हर डिस्क के अक्रॉस डिफरेंट होती है. मतलब जो मेरी डिस्क है, जो मेरी सबसे नियरेस्ट होगी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के पास में, नियरेस्ट होगी लाइव कंडक्टर के पास में, उसमें मेरी वोल्टेज ज़्यादा होगी और जो उससे फार होंगी उसमें मेरी वोल्टेज क्या होगी, कम होगी. सो मैं इसको एक बार आपको लोगों को पढ़ के बताती हूँ कि अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोर्सलिन डिस्क्स कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू मेटेलिक लिंक्स. जो मेरा स्ट्रिंग होती है सस्पेंशन इंसुलेटर की, उसमें मेरी नंबर ऑफ डिस्क्स होती हैं जो कि मेरी पोर्सलिन मटेरियल की बनी होती है जिसको सीरीज़ में कनेक्टेड किया जाता है. The porcelain portion of each disc is in between two metal links. अब जो मेरा पोर्सलिन पोर्शन होता है उसके वो किसके बीच में होता है, वो दो मेटल लिंक्स के बीच में होता है. Therefore each disc forms a capacitor. तो जिसकी वजह से मेरी जो हर एक डिस्क है, मतलब एक पोर्सलिन और पोर्सलिन के आगे पीछे जो मेटल लिंक होता है उसको कंबाइन करके मेरी एक डिस्क बनती है. और हर डिस्क मेरी कैसे काम करती है, एज अ कैपेसिटर सी काम करती है. इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज म्यूचुअल कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस. तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल कैपेसिटेंस या फिर सेल्फ कैपेसिटेंस. इफ़ देयर वर म्यूचुअल कैपेसिटेंस अलोन, तो अगर उस स्ट्रिंग के अक्रॉस सिर्फ म्यूचुअल कैपेसिटेंस हो, देन चार्जिंग करंट वुड हैव बीन द सेम. तो जो मेरा चार्जिंग करंट होगा वो सेम होगा थ्रू ऑल द डिस्क एंड कॉन्सिक्वेंटली वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट वुड हैव बीन द सेम. चार्जिंग करंट सेम होगा तो वोल्टेज भी मेरी क्या होगी, सेम होगी, जैसे कि V/3. However, in actual practice, capacitance also exists between metal lifting of each disc and tower or earth. लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है, वहाँ पे एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है मेरा मेटल लिफ्टिंग के टाइम पे भी. दिस इज नोन एज शंट कैपेसिटेंस. उसको हम क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस C1. ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट इज नॉट द सेम थ्रू ऑल द डिस्क्स ऑफ द स्ट्रिंग. जिसकी वजह से जो मेरा शंट कैपेसिटेंस की वजह से जो मेरा चार्जिंग करंट है वो मेरा हर डिस्क के अक्रॉस स्ट्रिंग में सेम नहीं होता है. देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क विल बी डिफरेंट. जिसकी वजह से अगर चार्जिंग करंट सेम नहीं हो तो मेरी वोल्टेज भी हर डिस्क के अक्रॉस सेम नहीं होगी. ऑब्वियसली the disc nearest to the line conductor will have the maximum voltage. Therefore V3 will be much more than V2 और V1. तो जो मेरा डिस्क मेरी लाइव कंडक्टर के नियरेस्ट होगी उसमें मेरी वोल्टेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो उसके फार होगी. इसका मतलब जो मेरी V3 वाली डिस्क है उसमें मेरी वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगी और V2 और V1 में नहीं होगी. V1 और V2 में उसके कंपैरिजन में कम वोल्टेज होगी. सो यहाँ पे मेरे तीन डायग्राम है 1, 2 एंड 3. फर्स्ट यहाँ पे मेरे
एक मेरा टावर है और टावर के अक्रॉस मैंने अपने स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है, अपने स्ट्रिंग इंसुलेटर को, सस्पेंशन इंसुलेटर को कनेक्ट किया हुआ है। सो इसमें मेरी 3 पोर्सलिन मटेरियल है और उसके साथ में मैंने 2 मेटल डिस्क लगाई हुई हैं। सो V1, V2, V3 और उसके नीचे फिर क्या है, कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो कंडक्टर के पास में जो मेरी डिस्क है वो कौन सी है, V3। अब सबके अक्रॉस एक वोल्टेज है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस है C। तो सबके अक्रॉस जो मेरा चार्जिंग करंट होगा वो भी सेम होगा और जो वोल्टेज डिवाइड होगी वो भी इक्वली डिवाइड होगी। बट थर्ड फिगर में क्या है कि वहाँ पे एक C वाली कैपेसिटेंस के साथ में, म्यूचुअल कैपेसिटेंस के साथ में एक शंट कैपेसिटेंस भी लगा हुआ है C1। ठीक है, C1 कैपेसिटेंस की वजह से, शंट कैपेसिटेंस की वजह से जो मेरा चार्जिंग करंट है और जो मेरी वोल्टेज है वो सस्पेंशन इंसुलेटर में इक्वल नहीं होगी। मतलब जो मेरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है सस्पेंशन इंसुलेटर में, स्ट्रिंग इंसुलेटर में, वो शंट कैपेसिटेंस की वजह से इक्वली डिवाइड नहीं होती है। जो मेरी डिस्क मेरे कंडक्टर के नियर होती है, लाइव कंडक्टर के नियर है, जो कि है मेरी V3 वाली। सो V3 में मेरा जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होगा, जबकि V2 में V3 से कम होगा और V1 में सबसे कम होगा। ठीक है, सो अब इसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं जिसको हम नोट करते हैं रिगार्डिंग द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर। वो क्या क्या हैं? The voltage impressed on a string of suspension insulator does not distribute itself uniformly across the individual discs due to the presence of shunt capacitance. इसमें क्या बता रखा है कि जो मेरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन, मतलब ये जो मेरा सस्पेंशन इंसुलेटर है इसकी जो स्ट्रिंग के अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली, मतलब वो इक्वली तीनों डिस्क्स के अलोंग इक्वल नहीं है। वो इक्वल क्यों नहीं है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस। सेकंड क्या है? द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर हैज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट। एज वी मूव टुवर्ड्स द क्रॉस आर्म द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जो कंडक्टर के नियर मेरी डिस्क होगी उसमें मेरी सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगी, एज कम्पेयर जब मैं उससे दूर जाऊंगी तो वहाँ पे मेरी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। द यूनिट नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज अंडर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। अब उसके बाद में जो मेरी यूनिट कंडक्टर के सबसे पास में होगी उसमें मेरा स्ट्रेस भी क्या होगा? जो मेरा स्ट्रेस है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है, वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पंचर्ड होगा। देयरफॉर मीन्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इक्वलाइज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच यूनिट। तो हमें वहाँ पे उसको इक्वलाइज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इक्वलाइजर रिंग। अब इक्वलाइजर रिंग क्या होती हैं कि ऑल द कंडक्टर्स ले इन एनी पैरेलल पाथ अंडर वन पेयर ऑफ पोल्स इन द लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि मेरे जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। पैरेलल पाथ जब वो बनाते हैं तो वो पेयर्स में होते हैं। इफ़ द फ्लक्स फ्रॉम ऑल द पोल्स इज़ एग्जैक्टली सेम, अगर हर पोल के अक्रॉस जो मेरा फ्लक्स है वो सेम होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और जो करंट कैरी होगा बाय ईच पाथ विल बी इक्वल इन आइडियल कंडीशन। क्या है कि अगर हर पोल के अक्रॉस जो मेरी फ्लक्स की वैल्यू फॉर्म होगी, ठीक है, अगर वो सेम होगी, वो एक दूसरे हर पोल के अक्रॉस, मतलब अगर 2 डिफरेंट पोल्स है और उनके अक्रॉस जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो दोनों के अक्रॉस सेम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो जो मेरी ईएमएफ है और जो मेरा करंट है उस दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी आइडियल कंडीशन में। There is always a slight unbalance of EMF in the various parallel paths due to either variations in the air gap length or different in magnetic properties of pole materials. लेकिन उसमें जो एक स्लाइट अनबैलेंस होता है मेरी EMF में जब हम पैरेलल पाथ में उसको कनेक्ट करते हैं ड्यू टू द एयर गैप लेंथ या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पोल्स की वजह से। As a result, conductors under stronger poles generate greater EMF and hence carry larger current than remaining conductors. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरे कंडक्टर्स स्ट्रॉन्गर पोल्स के अक्रॉस होते हैं, ठीक है, वो मेरी ज़्यादा EMF एंड ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कंडक्टर्स मेरे वीक पोल्स के अक्रॉस होते हैं उसके कंपैरिजन में। The current distribution at the brushes become unequal due to the above reason. अब जब
किसी पोल के अक्रॉस ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और किसी पोल के अक्रॉस कम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा करंट है वो भी मेरा कम जनरेट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रशेस के अलोंग वो भी क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। इट मीन्स दैट सम ब्रशेज आर ओवरलोडेड एंड कैरी मोर करंट देन नॉर्मल करंट while द रिमेनिंग ब्रशेज कैरी लेस करंट ड्यू टू अंडरलोडेड। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरी कुछ ब्रशेज़ होती हैं उसके अक्रॉस जो मेरा करंट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और कुछ ब्रशेज़ के अलोंग जो मेरे करंट की वैल्यू होती है वो कम होती है। द करंट डज नॉट रिवर्स कम्प्लीटली इन एनी गिवन कम्यूटेशन टाइम पीरियड ड्यू टू द ओवरलोडेड ब्रशेज एंड दैट विल कॉज स्पार्किंग बिटवीन ब्रशेज एंड कम्यूटेटर सरफेस। अब जो मेरा करंट है वो रिवर्स अगर अनबैलेंस करंट होगा, अगर अनइक्वल करंट होगा ब्रशेज़ के अलोंग, ठीक है, पोल्स की वजह से, तो जो वो रिवर्स कर रहेगा वो कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर पाएगा उसी गिवन कम्यूटेशन टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से क्या है कि जो ओवरलोडेड ब्रशेज़ हैं वहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है, ठीक है, अलोंग द बिटवीन द ब्रशेज़ एंड कम्यूटेटर सरफेस के अलोंग। द इक्वलाइजर रिंग्स आर यूज टू अवॉइड सच कंडीशंस। सो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वलाइजर रिंग्स। आई होप आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आई होगी कि इक्वलाइजर रिंग्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। इक्वलाइजर रिंग्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ कि जो मेरे लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो मेरे पोल्स होते हैं A इज़ इक्वल्स टू P होता है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, A इज़ इक्वल्स टू P। जो मेरे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो मेरे किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो मेरे नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं उसको हम पैरेलल में रखते हैं अक्रॉस पोल्स के अक्रॉस। तो कुछ पोल्स मेरे स्ट्रॉन्गर होते हैं और कुछ पोल्स मेरे वीकर होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है कि जो मेरी मशीन में जितने भी, मान लो मेरी 4 पोल मशीन है, तो उस पोल के अक्रॉस, अगर 4 पोल मशीन और 4 पोल के अक्रॉस जो मेरे कंडक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, सो जब उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो वो सेम वैल्यू का फ्लक्स होगा और चारों पोल के अक्रॉस अगर सेम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो जो वो करंट प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा, सेम वैल्यू का होगा। बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल कंडीशंस में क्या होता है कि जैसे मेरी 4 पोल मशीन है तो मेरी किसी भी 2 पेयर्स के अलोंग, 2 पेयर्स के पोल के अलोंग जो मेरी कंडक्टर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मेरे फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और बाकी 2 में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो कम प्रोड्यूस होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब फ्लक्स इक्वल नहीं होगा सिस्टम में, सो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। जिसकी वजह से जो मेरे ब्रशेज़ और कम्यूटेटर रिंग्स लगी होती हैं उसके अक्रॉस एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, ठीक है। अब कुछ ब्रशेज़ मेरी ओवरलोड हो जाती है और कुछ ब्रशेज़ मेरी अंडरलोड हो जाती हैं। सो ओवरलोड ब्रशेज़ क्या करती हैं कि ओवरलोड ब्रशेज़ ज़्यादा करंट कैरी करने की वजह से कम्यूटेटर एंड ब्रशेज़ के बीच में स्पार्किंग प्रोड्यूस कर देती हैं। सो उस स्पार्किंग को रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ इक्वलाइजर रिंग्स। अब इक्वलाइजर रिंग्स क्या होती हैं, therefore the function of equalizer rings is to avoid unequal current distribution at the brushes and to reduce sparking between brushes and commutator। तो मेरी इक्वलाइजर रिंग्स का क्या काम होता है कि वो जो अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अवॉइड करती हैं ब्रशेज़ में और जो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है मेरी ब्रशेज़ एंड कम्यूटेटर के बीच में उसको रिड्यूस करती हैं। The equalizer rings are low resistance copper conductors which connects those points in the armature windings which have potential difference between them। अब equalizer rings कैसे काम करती हैं कि जो equalizer rings होती हैं वो मेरी लो रेजिस्टेंस कॉपर कंडक्टर्स होती है, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, वो ऐसे कॉपर कंडक्टर होते हैं जो मेरी ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं आर्मेचर वाइंडिंग में जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इफ़ देयर आर पोटेंशियल डिफरेंस between such points the circulating current flows through the equalizer rings rather than the brushes। ठीक है, अगर मेरी दो मेरे पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो मेरा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, मतलब जो उनके अक्रॉस करंट और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो जो उन 2 रिंग्स के, अगर मेरे 2 पॉइंट्स है और उनके अक्रॉस मेरा वोल्टेज इक्वल नहीं है तो एक डिफरेंस जो होगा वो मेरा डिफरेंस फ्लो करेगा थ्रू इक्वलाइजर रिंग।
ठीक है, और जो वो डिफरेंस होगा वो मेरा इक्वलाइजर रिंग के अक्रॉस फ्लो करेगा, वो मेरे ब्रशेस के अलोंग फ्लो नहीं करेगा। द ब्रशेस रिलीव्स फ्रॉम एक्सेसिव लोडिंग बाय पासिंग सर्कुलेटिंग करंट थ्रू द इक्वलाइजर रिंग्स। अब इक्वलाइजर रिंग्स क्या करती हैं कि जो वो एक्सेसिव करंट की वैल्यू होती है वो उस एक्सेसिव करंट को डायरेक्ट ब्रशेस के थ्रू फ्लो कराने की बजाय अपने थ्रू फ्लो कराती हैं, जिसकी वजह से जो अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्रशेस के थ्रू फ्लो नहीं करता है और जो स्पार्किंग है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि लेट अस कंसीडर अ 4 पोल्स 12 कॉइल्स सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर। एक डीसी जनरेटर है, लैप वाइंडिंग में 4 पोल मशीन है और उसमें 12 कॉइल्स है। वन इक्वलाइजर रिंग इज कनेक्टेड टू कॉइल साइड विच आर 2 पोल पिच अपार्ट इन दिस केस। अब हमने एक इक्वलाइजर रिंग कनेक्ट की है कॉइल साइड में विच आर 2 पोल्स पिच अपार्ट इन दिस केस। सो अब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ कनेक्शंस टू वन इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू द पेयर ऑफ पोल्स। जो इक्वलाइजर रिंग के अक्रॉस हम जो कनेक्शन करेंगे वो मेरे किसके इक्वल होता है कि मेरे पोल्स के पेयर कितने हैं। तो 4 पोल मशीन है, 4 पोल मशीन है तो पेयर कितने हो गए, 2 पेयर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कनेक्शंस टू वन इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू द पेयर ऑफ पोल्स। 4 पोल मशीन है, पेयर हो गए 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शंस एक इक्वलाइजर रिंग के अक्रॉस हमने कितने कनेक्शन किए हैं, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स क्या होती हैं इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइल साइड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ कॉइल साइड्स, अब नंबर ऑफ कॉइल साइड्स कितनी हो जाएंगी मेरी, यहाँ पे मेरी कितनी है 12 कॉइल्स सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है। अब एक कॉइल है मतलब 12 कॉइल हैं और 12 कॉइल्स की कितनी साइड होंगी, 2 साइड्स। यहाँ पे 12 कॉइल्स दी हुई है लेकिन यहाँ पे हमने 24 लिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल साइड्स पूछी हैं। सो एक कॉइल की कितनी साइड होंगी, 2 साइड्स होंगी। सो 12 इंटू 2 24 और नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे मेरे 2, मतलब 4 पोल थे तो पेयर कितने थे 2। तो यहाँ पे मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स कितनी आ जाएंगी 12। However, the number of equalizer rings is not greater than 20 in higher rating machines। तो जो हायर रेटिंग मशीन्स होती हैं उसमें 20 से ज़्यादा इक्वलाइजर रिंग्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमने पूछा था कि वन इक्वलाइजर 4 पोल मशीन थी मेरी, 4 पोल मशीन थी जिसमें 12 कॉइल्स थी, 4 पोल मशीन थी इसमें 12 कॉइल्स थी, ठीक है। और एक इक्वलाइजर रिंग हमने इसमें यूज़ की थी। अब एक इक्वलाइजर रिंग के अक्रॉस हम कितने कनेक्शन कर सकते हैं कि वो डिपेंड करता है मेरे नंबर ऑफ पोल्स पे। अगर मेरे 4 पोल हैं तो मेरे पेयर्स कितने होंगे उन पोल्स के 2। तो यहाँ पे एक इक्वलाइजर रिंग के अक्रॉस हम 2 कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजेशन रिंग्स कितनी हो सकती हैं, सो वो हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ कॉइल साइड, जो मेरी कॉइल्स हैं उसकी कितनी साइड्स होंगी डिवाइडेड बाई मेरे पोल्स के पेयर कितने हैं। तो 12 कॉइल थी तो 12 कॉइल की कितनी साइड हो जाएंगी 24, मतलब एक कॉइल की 2 साइड होती है तो 12 की कितनी हो जाएंगी 24 डिवाइडेड बाई 2। सो मेरी यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वलाइजेशन रिंग्स कितनी हो जाएंगी 12। और हायर रेटिंग जो मेरी मशीन्स होती हैं उसमें हम 20 से ज़्यादा इक्वलाइजेशन रिंग्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू कनेक्ट इक्वलाइजर रिंग्स इन सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम जो इक्वलाइजर रिंग्स यूज़ करते हैं वो लैप वाइंडिंग में यूज़ करते हैं, तो क्या हम उसको वेव वाइंडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं? नो, हम ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज इफ़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अंडर डिफरेंट पोल्स आर नॉट यूनिफॉर्म, all the armature conductors are distributed over all the poles in the wave winding, therefore all the parallel paths are equally affected by the magnetic circuit। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग्स यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो मेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट पोल्स के अक्रॉस यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो मेरे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओवर ऑल द पोल्स इन द वेव वाइंडिंग। Therefore, all the parallel paths are equally affected by the magnetic circuit। So, I hope आप लोगों को voltage distribution over suspension string insulator and equalizer ring समझ में आया होगा।
वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा कि हम सस्पेंशन इंसुलेटर में वोल्टेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इक्वलाइजर रिंग्स भी एक तरीके से सेम टॉपिक था कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर पोल के अक्रॉस डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ब्रशेस के अलोंग अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से कुछ मेरी ब्रशेस ओवरलोड हो जाती है और कुछ मेरी ब्रशेस अंडरलोड कंडीशन में रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो मेरी मशीन में स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती है ब्रशेज एंड कम्यूटेटर के बीच में। सो इक्वलाइजर रिंग्स को हम यूज़ करते हैं इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टू टॉपिक्स सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।